गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री फर्स्ट। ठीक है, टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अभिधारणाएं, जिसके पार्ट नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। 9 पार्ट तक हमने कर लिया था और हमारा लास्ट टॉपिक था सार्थक अंक, जो आपको समझ भी आ गया होगा और कुछ एग्जाम्पल मैंने करने के लिए भी दिए, वो भी किए होंगे आपने। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बीमीय विश्लेषण। क्या आता है? बीमीय विश्लेषण। या फिर इसको बोला जाता है इकाई लेवल विधि। क्या बोला जाता है? इकाई लेवल विधि। या फिर इसको बोला जाता है लेवल गुणन विधि। लेवल गुणन विधि। इसमें देखिए आप, सबसे पहली बात बीमीय विश्लेषण की या इकाई लेवल विधि की या लेवल गुणन विधि की। इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं? इस विधि के अंदर हम एक इकाई को दूसरी इकाई में कन्वर्ट करते हैं। एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदला जाता है। मान लो सेंटीमीटर दिया है, हमें मीटर में चेंज करना है, या फिर घंटे दिया हुआ है सेकंड में चेंज करना है, मिनट दी हुई है सेकंड में चेंज करना है, सेकंड दी हुई है मिनट में चेंज करना है। एक मात्रक को दूसरे मात्रक में, एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलने के लिए जिस विधि को काम में लिया जाता है वो विधि होती है बीमीय विश्लेषण या इकाई लेवल मेथड, इकाई लेवल विधि या लेवल गुणन विधि बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें दे दिया 2 दिन में कितने सेकंड हैं? कितने सेकंड हैं ये दिया है। 2 दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं? आप पहले क्या करोगे? 60 सेकंड। 60 सेकंड की 1 मिनट, 1 मिनट 60 मिनट का 1 घंटा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। फिर उसको मिनट से, मिनट को सेकंड से, फिर 24 घंटे, और 2 दिन में फिर कितने हो जाएंगे? 48 घंटे। काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए बीमीय विश्लेषण विधि के द्वारा इसको काउंट करना आसान होता है। जैसे देखिए एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना। तो मैं ये कह दूं 1 दिन बटा में 24 घंटे, इसको इधर ले आऊं 24 घंटे, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1। या फिर मैं कह दूं 24 घंटे बटा में 1 दिन, ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। मैं ये कह दूं कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो मैं इसको इधर ले आऊं 1 घंटे बटा में 60 मिनट बराबर 1। या फिर मैं कह दूं 60 मिनट, इसको इधर ले आऊं, इसको इसके नीचे ले आऊं, तो 1 घंटे बराबर होगा दोनों चीजें। बात तो एक ही है। मैं ये कह दूं 60 सेकंड बटा में 1 मिनट, 60 सेकंड बराबर क्या होता है? 1 मिनट होता है। मैं इसको इधर ले आऊं मान लो, तो आ जाएगा 60 सेकंड बटा में 1 मिनट बराबर 1। या मैं कह दूं 1 मिनट बटा में 60 सेकंड
ठीक है, ये सारी चीजें बराबर हो गई। हमें क्या करना है, सेकंड में बदलना है। किसको, मिनट को, तो 1 मिनट 60 सेकंड। ठीक है, हमें क्या करना है, मिनट को घंटे में बदलना है। तो ये लेंगे हम 1 घंटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें क्या करना है, घंटे को दिन में बदलना है। तो 24 घंटे बटा में 1 दिन और इंटू में 2 दिन। ये फॉर्मूला बन जाएगा सेकंड निकालने का। अब देखिए 2 दिन है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। हमें ये पूछे 60 मिनट 1 मिनट 60 सेकंड, 60 मिनट 1 घंटा। हमें पूछे कि 5 मिनट में सेकंड बताइए, 5 इंटू में 60 बटा में 1 मिनट हो जाएगा। हमें पूछे 2 घंटे में सेकंड बताओ, तो 60 इंटू में 60, 2 इंटू में 60, 2 घंटे में सेकंड पूछे तो 2 इंटू में 60 मिनट इंटू में 60 सेकंड। हमें पूछे 1 दिन में, तो इसको मल्टीप्लाई, 2 दिन में पूछा तो 2 दिन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बीमा को दूसरी बीमा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इस विधि का नाम क्या है, बीमीय विश्लेषण। अब हमारा 2 दिन में कितने सेकंड है, तो हमें क्या करना है, 2 24 इंटू में 60 इंटू में 60 मल्टीप्लाई करना है इसको 48 और इंटू में 3600, इसको मल्टीप्लाई करोगे 17,800 सेकंड आ जाएंगे। 17,200 सेकंड आ जाएंगे भाई, 200 सेकंड आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब देखिए 36 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे 3600 है, तो ये 0 0 तो यहाँ आ जाएगी, 8 और 2 6 8 48 और 6 चौका 24 25 और 26 इंटू में 8 तिया 24 2 12 2 14 कितना रहे 0 0 8 और 10 5 6 और इतना रहे। इसका आंसर कितना रहे देखना भी, 24 दूनी 48 और चिकम 36, 3600 को 48 से 6 चौका 8 4 6 चौका 24 और 4 28, ठीक है। 24 2 12 2 14 कितना आ गया 8 2 7 1 इतना आ जाएगा। तो 17 2 8 0 0 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,72,800 सेकंड। सेकंड में कन्वर्ट करना था हमें, तो इस तरीके से बीमीय विश्लेषण विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक इकाई को दूसरी इकाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप मल्टीप्लाई करके देख लेना इसका आंसर, बाकी मेरे हिसाब से तो इतना ही आता है। अब देखिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने। एक भारतीय पुरुष, क्वेश्चन मानो या कुछ भी मानो, एक भारतीय पुरुष की औसत ऊंचाई, औसत लंबाई मानो या ऊंचाई मानो 5 फीट 6 इंच है, 5 फीट 6 इंच है। इसे मीटर में प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित करना है हमें। और 1 इंच बराबर क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर।
1 इंच बराबर क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो मैं 1 इंच को यहाँ ले लूँ और ये इधर ले आऊँ 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 बराबर 2.54 सेंटीमीटर बटा में 1 इंच। ठीक है, बराबर हो जाएंगे। 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बटा में 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बटा में 1 मीटर, 1 के बराबर होता है। अब हमें 5 फुट 6 इंच की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं 5 फीट 6 इंच की। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है हम सभी को किस में चेंज कर लेंगे इंच में कन्वर्ट कर लेंगे और 1 फीट के अंदर 12 इंच। ठीक है, तो 12 इंटू में 5 प्लस 6 कितना आ गया 60, 60 प्लस 6 कितना आ गया 66 इंच आ गया। कितना आ गया 66 इंच। तो एक भारतीय पुरुष की टोटल जो लंबाई है वो कितनी आ गई 66 इंच आ गई। ठीक है, और 1 इंच बराबर 254 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर क्या होता है 254 सेंटीमीटर होता है या 254 सेंटीमीटर होता है। सबसे पहले 66 इंच है, 1 इंच में इतनी है तो 66 में कितनी होगी तो 254 को हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंच नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है हमें मीटर में। तो ये लेना पड़ेगा हमें, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर बटा में 100 सेंटीमीटर। अब देख लो 2.54 को 66 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 चौका 24, 2 6 5 30 और 2 32, 12 3 15 इंटू में 4 2 5 1 तो 4 6 7 6 1 ये आ गया। और 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, ये पॉइंट तो पॉइंट है 2 के बाद ये तो यहाँ लगेगा 7 4 और बटा में 100 ये तो यहाँ लगा हुआ ही है। फिर आ जाएगा 1.67 या और मानो 1.68 मीटर। तो उस भारतीय पुरुष की लंबाई कितनी हो जाएगी 1.68 मीटर लंबा हो जाएगा वो। तो इस तरीके से बीम या विश्लेषण विधि के द्वारा हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। अब देखिए रासायनिक संयोजन के नियम। नेक्स्ट टॉपिक आता है रासायनिक संयोजन के नियम। हम बहुत सारे नियमों की बात करेंगे। केमिकल कंबाइनेशन के नियम है ये। रासायनिक संयोजन के अंदर हम द्रव्यमान संरक्षण नियम का, स्थिर अनुपात का, गुणित अनुपात का, अवोगाद्रो नियम का, डाल्टन लॉ का या डाल्टन थ्योरी की बहुत सारे नियमों की बात करेंगे। सबसे पहले रासायनिक संयोजन का मतलब क्या है? कोई भी दो रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी दो रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो रासायनिक संयोजन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कंबाइनेशन कर रहे हैं। इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं कि जैसे मान लो
H2 प्लस O2 दोनों जुड़ करके क्या बना रहे हैं, H2 और बना रहे हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं। H2 और O2 क्या है, क्रियाकारक। क्या है, क्रियाकारक, ठीक है। और H2 क्या है, क्रियाफल है। तो क्रियाकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्रियाफल बनाते हैं। और जब क्रियाफल बनता है तो इनका क्या होता है, रासायनिक संयोजन होता है। और रासायनिक संयोजन होता है तो कुछ नियम दिए गए हैं, उनके अनुसार किसी में आयतन को रखा गया है, किसी में मोल्स को रखा गया है, किसी में द्रव्यमान को रखा गया है। तो अलग अलग प्रकार के कुछ नियम हैं जिनके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखना, उसमें कोई चेंज न आना। तो द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। चाहे कोई से भी क्रियाकारक की रिएक्शन करवाई जाए, चाहे कौन से उस क्रियाकारक से कोई से भी प्रोडक्ट बने, हमेशा द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसीलिए इस नियम को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उस पदार्थ की भौतिक अवस्था चेंज हो सकती है, उसमें केमिकल चेंज आ सकता है। दो रिएक्टेंट रिएक्शन करके अलग टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन सबका द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसीलिए इस नियम को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल करते हैं, जब पदार्थ की भौतिक अवस्था, जब पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है, मान लो हमारे पास यहाँ पर बर्फ है और ये इसकी क्या है, ठोस अवस्था है। इसको हमने द्रव में चेंज कर दिया, मतलब जल बना दिया, ये इसकी द्रव अवस्था हो गई। हमने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क के अंदर बर्फ का टुकड़ा रखा, हमने उसका द्रव्यमान ज्ञात किया। फिर हमने क्या किया, उसी फ्लास्क को बर्नर पे रख दिया गर्म होने के लिए। जैसे ही उसको गर्म किया वो बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो गई और किस अवस्था में आ गई, द्रव अवस्था में। पहले कौन सी थी, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आना, भौतिक अवस्था का बदलना। भौतिक अवस्था चेंज हो जाती है, और जब भौतिक अवस्था चेंज होती है उसके बाद में इसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो पहले जितना ही द्रव्यमान आता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। इसीलिए इस नियम को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा, इसी के अंदर जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन आए या रासायनिक अवस्था में चेंज आए, रासायनिक परिवर्तन आए, जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन आए, रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, केमिकल चेंज आएगा, रासायनिक परिवर्तन आएगा, लेकिन फिर भी वो पदार्थ का द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। इसलिए
इस नियम को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके लिए एक लैंडोल्ट ट्यूब को काम में लिया गया। लैंडोल्ट ट्यूब को काम में लिया गया। इस तरीके की ट्यूब थी और इस ट्यूब के अंदर यहाँ तो NaCl भर दिया और यहाँ क्या भर दिया, AgNO3 भर दिया। यहाँ तो NaCl भर दिया और यहाँ AgNO3 भर दिया और इस ट्यूब का नाम है लैंडोल्ट ट्यूब। लैंडोल्ट ट्यूब, लैंडोल्ट ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर इस नियम को साबित करने के लिए इस ट्यूब के एक सिरे में NaCl भर दिया और AgNO3 भर दिया और इस ट्यूब का द्रव्यमान ज्ञात किया, नोट कर लिया। फिर इस ट्यूब को हिला दिया। NaCl और AgNO3 ने रिएक्शन भी की, तो इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। यहाँ तो हमारे पास NaCl था, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और AgNO3 इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद AgCl ने आपस में रिएक्शन कर ली, सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो गया हमें और सिल्वर क्लोराइड का उपक्षेप प्राप्त हो गया। उपक्षेप को हमेशा ही नीचे के तीर के निशान से शो किया जाता है और इधर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए ये दोनों तो क्या है हमारे लिए, क्रियाकारक, और ये क्या है, क्रियाफल या उत्पाद। क्या है, क्रियाफल और उत्पाद। लैंडोल्ट ट्यूब ली, NaCl भरा, AgNO3 भरा, दोनों को मिक्स कर दिया। पहले द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, फिर मिक्स कर दिया। NaCl और AgNO3 दोनों मिक्स हो गए, दोनों क्रियाकारक हैं, रिएक्शन की दोनों ने। और AgCl सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना दिया, क्रियाफल बना दिया। फिर हमने इनका द्रव्यमान फिर ज्ञात किया, तो केमिकल चेंज आ रहा है, पदार्थ बिल्कुल चेंज हो रहा है। यहाँ AgNO3 था, यहाँ AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान नहीं बदलता। इसीलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। चाहे क्रियाकारक कोई सा ही लो, चाहे उसमें भौतिक परिवर्तन करो, चाहे उसमें रासायनिक परिवर्तन करो, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसीलिए इस नियम को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हमारा फर्स्ट नियम कंप्लीट हो गया। भौतिक अवस्था चेंज की, ठोस से द्रव में आया, द्रव से ठोस में बदले, कभी भी द्रव्यमान चेंज नहीं होता। NaCl AgNO3 की रिएक्शन करवाई, यहाँ सोडियम क्लोराइड था, सिल्वर नाइट्रेट था, यहाँ में सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हो गया। ये क्रियाकारक है और ये क्या है, क्रियाफल है। ये क्रियाकारक आपस में रिएक्शन करके क्रियाफल बनाते हैं। लैंडोल्ट ट्यूब काम में ली और रासायनिक परिवर्तन किया। रासायनिक परिवर्तन करने के बाद में हमेशा ही पदार्थ चेंज हो जाता है, पदार्थ चेंज हो जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए इस नियम को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट द्रव्यमान संरक्षण का नियम कंप्लीट होता है। और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ना, आपको नोट्स की PDF भी भेज दी जाएगी। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।